नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर हम दिखाएंगे बंगाल से, जहां कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया है। और दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से होगी, जहां वीर शिवाजी की प्रतिमा के टूट जाने से विवाद गहराता जा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर आपको हरियाणा से दिखाएंगे, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन चाहते हैं। चौथी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां इन दिनों सरकारी कर्मचारी परेशान हैं और 3 तारीख को हो गई है और उनकी सैलरी अभी तक खातों में नहीं पहुंची है। पांचवी बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश से, जहां सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 1 महीने का और समय दिया है। और अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां कोलकाता रेप केस के बाद पूरे देश में रेप और महिलाओं के बच्चों के खिलाफ अपराधों का लगाम लगाने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठने लगी है। जिसके बाद अब आज ममता बनर्जी की सरकार विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश कर दिया है। बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया है और इसका नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 रखा गया है। कोलकाता रेप केस के लिए न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में आवाज उठाई जा रही है, जिसके चलते ही सीएम ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल लाने का ऐलान किया और इस बिल को आज विधानसभा में पेश कर दिया गया है। ममता सरकार ने, खुद ममता बनर्जी ने इस बिल को पेश किया है और इस बिल का नाम अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024 है। इस बिल के अंदर महिलाओं बच्चों से अपराध को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, यानी एक ही मकसद है कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाई जा सके। और इस बिल के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान होगा। ये देखिए, बड़ा प्रावधान किया गया है, यानी इस बिल के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के बाद मौत की सजा का प्रावधान होगा। ना सिर्फ रेप बल्कि एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है, जिसके लिए भी इस बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर तमाम प्रावधान इस बिल में किए गए हैं, संशोधन में किए गए हैं, लेकिन सवाल तमाम बरकरार रहेंगे कि आखिर ऐसे बिल बनने के बाद भी, ऐसे कानून बनने के बाद भी जमीन पर ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं? क्यों डॉक्टर से रेप किया जाता है? क्यों निर्भया कांड होता है? निर्भया के बाद तमाम कानून बने थे, लेकिन ये तस्वीर फिर नजर आई। हालांकि एक बड़ी पहल सरकार द्वारा बीजेपी ने भी समर्थन करने की बात कही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे, सीधा न्यूज रूम से हमारी सहयोगी वैष्णवी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। वैष्णवी, जिस तरीके से कोलकाता का पूरा मामला सामने आया था, डॉक्टर के साथ रेप किया गया, हत्या कर दी गई, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। हमने और आपने लगातार कवरेज भी की थी, क्योंकि वो मामले आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार जो डॉक्टर है आज भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और तमाम तरह की मांग उन्होंने की थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने जो बिल पेश किया है, जो संशोधन बिल लाया गया है, क्या कुछ बड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं? क्योंकि अब तमाम तरीके से अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा हो या फिर डर उनमें आए, इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे, बातें तो कही जा रही हैं। वो देखना महत्वपूर्ण आगे होगा कि क्या कुछ आगे बदलाव आएगा। लेकिन फिलहाल इस बिल में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल ऋषभ, देश भर में कोलकाता रेप केस के बाद में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जनता में आक्रोश देखने को मिला था और इसकी तस्वीरें भी स्वदेश न्यूज लगातार दिखा रहा था। जो नारेबाजी हो रही थी, जो जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये काफी अहम है कि 2 दिन का विशेष सत्र पश्चिम बंगाल में बुलाया गया और यहाँ पर 2 दिन के विशेष सत्र में एंटी रेप कानून आज पेश किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है और खास बात ये भी हो जाती है कि बीजेपी ने भी इस कानून का समर्थन किया है। कई प्रावधान इसमें किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके के मामले सामने आते हैं, ऐसे में कोई भी सख्त कानून नहीं था और सभी लोग कानून को दोषी कहते थे कि कोई खौफ नहीं है कानून का। लेकिन ये पहला कानून है एंटी रेप का, जो कि पेश किया गया है पश्चिम बंगाल में। ममता सरकार ने ये कानून पेश किया है, जिसका समर्थन भी बीजेपी ने किया है। और इसके साथ ही अगर हम प्रावधान की बात करें तो इस कानून में 5 प्रावधान किए गए हैं। अपराजिता महिला इस कानून को नाम दिया गया है, अपराजिता महिला विधेयक इस कानून का नाम है। और इस कानून में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना, ये काफी महत्वपूर्ण बात है, ये बात कही गई है। इसके साथ ही रेप केस की जांच की 21 दिन में पूरी करनी होगी और इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 36 दिनों में ये जो जांच होगी, कौन आरोपी है, आरोपी के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं, ये सारी बातें 36 दिनों के अंदर देखी जाएगी। इसके बाद में 10 दिनों के अंदर जो आरोपी है उसे फांसी की सजा दी जाएगी।
इसमें प्रावधान ये भी है कि अगर रेप पीड़ित की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी की सजा होगी। यानी कि अब तक जो कानून थे उसमें फांसी की सजा काफी मतलब बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कोमा में भी अगर कोई पीड़िता जाती है तो भी आरोपी को फांसी की सजा होगी। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी, इसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। यानी कि जो टास्क फोर्स होगी वो इन जो अपराध होते हैं, ये जो मामले सामने आते हैं, इन पर निगरानी रखेगी, महिला सुरक्षा को मजबूत करेगी। ये काम इन टास्क फोर्स का होगा। ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ ही रेप, गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ऋषभ, ये खास बात है कि हम लगातार देखते हैं कि जो कैदी होते हैं उनको पैरोल मिलती है, लेकिन इस केस में अब कैदियों को पैरोल भी नहीं मिलेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है और ये प्रावधान किए गए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा कह सकते हैं कि देश में पहली बार एंटी रेप कानून बना है और इससे जरूर न्याय मिलेगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि धरातल पर इस कानून का क्या असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर सियासत की बात करें तो लगातार इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि बीजेपी सरकार लगातार समर्थन भी कर रही है, लेकिन एक तरफ आरोप भी लगा रही है कि ममता सरकार जो है वो ड्रामा कर रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो कानून पेश हुआ है इसमें और क्या संशोधन बीजेपी की ओर से किए जाते हैं, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कुछ संशोधन इस कानून में कह रही है कि कुछ संशोधन इस कानून में होने चाहिए। और ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है ऋषभ की पश्चिम बंगाल में ये कानून आया है तो इसके बाद में देश भर में ये कानून लागू भी हो सकता है, क्योंकि न्याय की बात है, महिला सुरक्षा की बात है और इस तरीके के मामले देश भर में लगातार सामने आते हैं और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। और ये तो काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। जूनियर डॉक्टर्स तो अभी भी मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की रफ्तार की मांग कर रहे हैं। तमाम तरीके से सियासत का आपने जिक्र किया। जब से पूरा मामला सामने आया सवाल यहीं से खड़े हुए, क्योंकि चाहे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार हो, बीजेपी हमलावर हो जाती है और जो ममता सरकार है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है कि जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मामले को गंभीरता कम की जा रही है। लेकिन आपने तमाम बातों का जिक्र किया, कानूनी पहलुओं का आपने जिक्र किया। लगातार ऐसे मामले पहले भी सामने आए और जो सबसे बड़ा मामला था निर्भया मामला, उस मामले के बाद तमाम कानून बनाए गए और कहा गया कि अब जो ऐसे कानून बनेंगे इतने ठोस कदम उठाए जाएंगे कि जो अपराधी होगा वो खौफ अंदर उसके रहेगा, वो इससे कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब चलिए मान लेते हैं सरकार एक बिल लेके आई है, स्वागत योग्य पहल है, बड़ा संशोधन बिल है। सवाल है कि जमीन पर ये कैसे उतरता है। और वैष्णवी, आप भी एक महिला है तो महिला होने के नाते आपको क्या लगता है जो प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि बिना पैरोल की उम्र कैद की सजा होना और 36 दिन के भीतर पूरी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाना, अगर पीड़िता की मौत हो जाती है, कोमा में चली जाती है, आपने जिक्र किया, और उसको जो आरोपी है उसको फांसी दे देना, ये मामले कितना सिक्योर महिलाओं को करते हैं? आपका क्या नजरिया इस पर? बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं तो उससे देखा जा सकता है कि कितना सख्त ये कानून है। ममता सरकार ये कानून लाई है और देश भर में पहली बार ये एंटी रेप कानून आया है। लेकिन जो मामले सामने आते हैं, आपने निर्भया कांड का जिक्र किया, जो निर्भया का मामला सामने आया था उसके बाद में भी कई कानून बने, लेकिन धरातल पर ज्यादा कोई असर देखने को नहीं मिलता है। इसकी वजह भी कुछ हो सकती है कि जो कुछ लोग पॉलिटिकल पावर लगाते हैं, इसके साथ ही कुछ ना कुछ जो मामले होते हैं उनमें बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो कानून आया है काफी सख्त कानून है और जो प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि 5 प्रावधान हैं उनके बारे में आपको बताया, तो उससे ऐसा लगता है कि काफी सख्त कानून है और जो असर है इसका धरातल पे बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कानून पश्चिम बंगाल में आया, ममता सरकार लाई और काफी विरोध प्रदर्शन देखने के बाद में ये लाया गया है। लेकिन वो बात अलग है कि सियासत देखने को मिल रही है। अब कानून सियासत में ना बदल जाए, ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कानून तो काफी सख्त है और इसका धरातल पर असर कितना देखने को मिलता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कितना असर इसका जमीन पर देखने को मिलेगा, यही देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैष्णवी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में वीर शिवाजी की प्रतिमा के टूट जाने से विवाद गहराता जा रहा है और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने कई बार माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी विपक्ष नाराज है, आक्रोशित है और लगातार सरकार के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर रहा है। इस पूरे विवाद को वीर शिवाजी के अपमान से जोड़कर देखा गया है
और इसी कड़ी में महाविकास अघाड़ी ने जूता मारो अभियान भी शुरू कर दिया था। बता दें कि आपने तस्वीरें देखी होंगी जहां जूता मारो अभियान शुरू किया गया था, लेकिन तमाम विपक्षी दल चप्पल पहनकर पहुंचे थे, जिसमें अब अजीत पवार खासा नाराज हो गए। उन्होंने अब महाविकास अघाड़ी को ही चेतावनी देने का काम किया है। वे कहते हैं कि कुछ लोगों से हमारे खिलाफ जूता मारो आंदोलन चलाया गया, उनकी तरफ से सीएम शिंदे, फडणवीस और मेरी फोटो पर जूता मारा गया, लेकिन ऐसे जूते क्यों मार रहे हो? हिम्मत है तो सामने आके बताओ, फिर दिखाता हूं ऐसी चीटिंग क्यों कर रहे हो। अजित पवार ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए मुंबई से हमारे वरिष्ठ संवाददाता फिरोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज, जिस तरीके से वीर शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति खंडित की गई, उसके बाद उसे जो मामला गरमाया, पूरी मूर्ति टूटने के बाद तमाम सवाल जवाब देखने को मिले हैं। पार्टियों के बीच में द्वंद्व फैल गया, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अब जूता मारो अभियान भी शुरू किया गया। फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहा है? क्योंकि अजित पवार ने कुछ कहा है और इससे पहले भी बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिला है। देखा जाए तो क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा जो है वो एक भावनिक मुद्दा हो गया है महाराष्ट्र के लिए, और ऐसे ही कुछ महीनों के अंदर मूर्ति ढहने की वजह से लोगों के अंदर एक रोष पैदा हो गया है। मगर दोनों पार्टियों की तरफ से, मतलब महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से इसका राजकारण किया जा रहा है, सियासत की जा रही है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में आए थे, उन्होंने माफी मांगी है। एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी है, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी बहुत बार माफी मांगी है। मगर महाविकास आघाड़ी का कहना है कि ये मूर्ति में भ्रष्टाचार हुआ गया है, इसी वजह से स्मारक गिरा है। तो इसी को लेकर अभी उन्होंने जूता मारो आंदोलन शुरू किया और इसको पूरे महाराष्ट्र में इसको किया जा रहा है। लेकिन फिरोज, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि अजित पवार कह रहे हैं कि आप पोस्टरों पर जूते मार रहे हो, हिम्मत है तो सामने आके करिए, तो इस बात का क्या मायने निकाले जाए? इसका मायने इसका इस तरह से भी हो गया है कि सामने आके बात करे, सामने आके बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, हाँ जी, मालवन में सामने दो गुट सामने आ गए थे ना, दो गुट सामने आए थे, उन्होंने झगड़ा भी हो गया था। पुलिसों ने वहां पे बीच में दोनों पार्टियों में हस्तक्षेप किया और उसको ये किया। अजित पवार की इस बात की वजह से अभी दोनों पार्टियों में रोष देखने को मिल रहा है, दोनों गुट में। निश्चित तौर पर देखिए रोष जरूर देखने को मिल रहा है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे रहेगी। फिरोज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात तीसरी बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन चाहते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राय मांगी। यानी जो हरियाणा में कांग्रेस के नेता हैं, उनसे राय मशवरा किया गया है कि भाई साहब आप बताओ कि क्या आम आदमी पार्टी का गठबंधन हमारे साथ होना चाहिए। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार अपने बयानों में आपके साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते रहे हैं। कांग्रेस सांसद और हरियाणा की बड़ी नेता कुमारी शैलजा ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में आपके साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी राज्य में काफी मजबूत है और चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ है, वहीं जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में मजबूत से चुनाव प्रचार कर रही है, क्योंकि पंजाब में अच्छी स्थिति में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुद मैदान में संभाल रखा है। अब कांग्रेस को डर है कि कहीं बीजेपी विरोधी वोट बट ना जाएं। अब इतने गठबंधन हो चुके हैं तो जो बीजेपी के विरोधी वोट हैं वो बट ना जाएं, इस लिहाज से कांग्रेस भी आपके साथ गठबंधन की बात कह रही है। हालांकि गठबंधन कितना सफल होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अभी तमाम तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं वो काफी दिलचस्प हो चले। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे, जिंद से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देखिए संजय, जिस तरीके से कांग्रेस ने ये पहल की है, राहुल गांधी ये चाहते हैं, इच्छुक हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भरोसा है कि जो परिणाम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से देखने को मिले, वो सोचते हैं शायद हरियाणा में भी यही स्थिति रहेगी। लेकिन काफी दलदल यहाँ पर है, बहुत सारे दलों के गठबंधन हो चुके हैं। क्या तस्वीर नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी सहमत होगी गठबंधन के लिए? क्या आम आदमी पार्टी तो दूर की बात है, क्या कांग्रेस के भीतर के और भी बड़े नेता हैं वो सहमत होंगे? संजय, बात देखने की है कि राहुल गांधी ने एक बड़े नेता की जिम्मेवारी लगाई है गठबंधन की जो नब्ज को टटोलने के लिए
और राहुल गांधी का कहना है कि गठबंधन की संभावना अगर आम आदमी पार्टी से हो जाए तो हो सकता है कि कांग्रेस में सत्ता आ जाए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की। और विधानसभा चुनाव की जो बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बात की जाए अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो अपने अपने बयानों में कह चुके हैं कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के में सहमत है और हम चुनाव जीत जाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, आम आदमी पार्टी से गठबंधन का जिक्र तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, पार्टी के भीतर ही बहुत बड़ी फूट देखने को कई बार मौके पे मिली है। चाहे कुमारी शैलजा हो, सुरजेवाला हो, तमाम उनमें बीच में अनबन बनती रही है। तो इसको समाधान करने में पार्टी कब आगे आएगी, क्योंकि गठबंधन तो तब होगा जब पार्टी में एकजुटता होगी। ये शुरू से देखा जा रहा है कि कांग्रेस में फूट हमेशा नजर आई है और राहुल गांधी ने कहा है कि सभी नेता इस गुटबाजी को छोड़कर एक मंच पर नजर आए। हालांकि अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर नहीं आ रहे, पर भी अंदरूनी अंदर खाते से ये भी है कि वो अलग अलग दिखाई देते हैं। शैलजा खुल के कह चुकी है कि मैं भी सीएम पद की दावेदार हूं। निश्चित तौर पर देखिए, गुटबाजी पार्टी के भीतर भी है, लेकिन गठबंधन होता है कि नहीं होता ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दिलचस्प मुकाबला यहां से शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय आपको जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात चौथी बड़ी खबर की, जहां हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सरकारी कर्मचारी परेशान है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी परेशान है। सितंबर महीने की 3 तारीख हो गई है, उनकी सैलरी अभी तक खातों में नहीं पहुंची है। जी हां, और प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी 3 तारीख तक नहीं मिली हो। बताया जा रहा है कि पहाड़ी राज्य में आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा हुआ है। सैलरी में देरी की वजह से 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। सूत्रों की माने तो सैलरी में देरी तो हुई है, लेकिन सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सैलरी कब तक दी जाएगी? बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ओपीएस का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने वादे को निभाया भी, लेकिन प्रदेश की आर्थिक हालात अब ऐसे हो गए हैं कि सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पा रही है। विधानसभा में अपने संबोधन में सीएम सुक्खू ने कहा था कि बीजेपी द्वारा शुरू की गई मुफ्त की सौगातों की संस्कृति की वजह से राज्य की वित्तीय हालात खराब हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की चिंता है, और चिंता उनको इस बात की है कि उनकी सैलरी आज 3 तारीख हो चली है, लेकिन सैलरी खातों में नहीं आई है, सैलरी नहीं मिल पाई है। सुक्खू सरकार क्या कंगाल हो गई है? ये सवाल कहीं ना कहीं हवा में तैरने लगे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। नालागढ़ से हमारे सहयोगी अनवर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनवर, जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अभी तक नहीं पहुंची है, 3 तारीख हो चली है, कहा जा रहा है कि अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 तारीख हो गई है और सैलरी नहीं आई हो। क्या बड़ी वजह है और क्या आरोप बीजेपी लगा रही है? जब से सुक्खू सरकार को 18 महीने हो चुके हैं सर, 24,000 करोड़ का इन्होंने कर्जा ले रखा है। उसके चलते विपक्ष इनके ऊपर हावी। और रही कर्मचारियों की बात, आज 3 तारीख हो चुकी है, बेचारे फोन उनके हाथ में है कि कब मैसेज आएगा तनख्वाह का। और उसके ऊपर पेंशन वाले बेचारे बहुत दुखी हैं, कहाँ से गुजारा करेंगे, पढ़ाई का खर्चा कहाँ से होगा, बच्चों का मकान के किराए कहाँ से दे जाएंगे। सर वादे किए उन्होंने बड़े बड़े। बिल्कुल अनवर, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सैलरी अभी तक नहीं आई है, यही समस्या है, या फिर आगे भी लेट होगी ये समस्या है? अब कब तक सैलरी आने का आश्वासन दिया गया है? कल यही मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ने उठाया। अभी वादे किए बड़े बड़े, इन्होंने जब वादा पूरा नहीं होता तो ऐसे वादे किए क्यों? निश्चित तौर पर कई सवाल है। बहुत शुक्रिया अनवर आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 1 महीने का और अतिरिक्त समय दिया है। जी हां, जो भी संपत्ति का ब्यौरा है, जो उसकी आज आखिरी तारीख थी, अब 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। और अब राज्य कर्मचारी 2 अक्टूबर तक ब्यौरा दे सकेंगे। बता दें कि आदेश दिया गया था कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। अब उन्हें 1 महीने की छूट दे दी गई है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। और तय तिथि तक राज्य सरकार के 71% कार्मिकों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया। और संपत्ति का ब्यौरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे, जबकि शिक्षा विभाग के कार्मिक अपनी संपत्ति को छिपाने में आगे हैं। इस लिहाज से सबसे फीसदी बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग साबित हुए हैं। यहाँ बता दें कि 17 अगस्त को जब यह आदेश जारी हुआ था, तब 1,31,748 यानी 15% राज्य कर्मियों ने पोर्टल पर अपनी संपत्ति दर्ज की थी। 20 से 31 अगस्त के बीच ये बढ़कर 71% हो गया है। तो राज्य कर्मचारियों को ब्यौरा देने के लिए मोहलत बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग के कार्मिक संपत्ति को छिपाने में सबसे आगे हैं और वेतन रोकने के आदेश के बाद राज्य कर्मचारी जागे हैं। संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों पर सरकार नरम पड़ गई है।
और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, सरकारी कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा कई क्षेत्रों में अभी तक नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने जो तारीख तय की थी उसमें अब नरमी बरती है और 1 महीने और अतिरिक्त मोहलत दी गई है। क्या कुछ सरकार ने कहा है? 17 अगस्त को ये आदेश जारी हुआ था सरकार की तरफ से। प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया था जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर अभी संपत्ति का ब्यौरा और जो 1 महीने पूरा ना करने पर उनका वेतन भी रोका गया। वहीं अगर बात कर लें तो 29% अभी तक कर्मचारियों ने अपना इसका ब्यौरा नहीं दर्ज किया, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं रवैया नरम दिखाई दे रहा है। इनको 1 महीने का समय और दिया गया है, 1 महीने में अब इनको दर्ज करना है। वहीं अगर बात करें 2,45,000 कर्मचारी जो हैं 29% उन्होंने अब तक दर्ज नहीं किया, लेकिन उनको समय कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया, तो 1 महीने की मोहलत और मिल गई है सरकार की तरफ से। तब 1 महीने का समय है, 1 महीने में अपनी वो संपत्ति का ब्यौरा। बिल्कुल, देखिए समीर, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से ब्यौरा मांगा जा रहा है, इसके बाद की क्या प्रक्रिया सरकार ने विचार कर रखी है? कुछ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी या सामान्य तौर पर जानकारी मांगी जा रही है? जी देखिए, ये सार्वजनिक करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि जिस तरीके लगातार सारी चीजें पारदर्शिता जनता के बीच, अधिकारियों के बीच बनी रहती है, तो उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक रहना चाहिए। आपने देखा होगा पूर्व में भी, जैसे पिछले महीने का ब्यौरा जिन लोगों ने नहीं दिया उनकी 1 महीने की सैलरी भी रोक दी गई। तो अगर 1 महीने का जो समय मिला है, अगर उस महीने के अंदर ही अपनी संपत्ति ब्यौरा नहीं देते हैं तो इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई से ज्यादा हो सकता है इनके ऊपर शासन आदेश के बाद मुकदमे भी दर्ज कराए जाए, क्योंकि ना कहीं सरकार के आदेश की अवहेलना करना एक बड़ी बात होगी। कि प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। तो इसको देखते हुए 1 महीने समय बढ़ा दिया गया। कोई कर्मचारियों की तरफ से ये भी अनुरोध किया गया कि त्योहारों के चलते, छुट्टियों के चलते हम अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। तो इसको देखते हुए भी सरकार नरम हुई, सरकार ने 1 महीने का और समय दे दिया है कि चलिए 1 महीने का समय और आपके पास है, आप 1 महीने के अंदर जो 29% लोग रह गए वो अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो भी जल्दी से जल्दी इस पोर्टल पर सार्वजनिक करें। जी चलिए ठीक है। देखिए, कर्मचारियों की बात समझी है, थोड़ी नरमी दिखाई है, लेकिन अब महत्वपूर्ण देखना होगा कि 1 महीने बाद कितना ब्यौरा सरकार को मिल पाता है, क्या कुछ और भी रह जाते हैं और सरकार उसके बाद क्या करती है, देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।